पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है वो आप लोगों से छुपी नहीं है। कितनी बारिशें हुई और कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा और क्या कुछ जो है वो डैमेज हुआ। उस वक्त भी हमने जो है वो कई जगहों से दिखाने की कोशिश की। आपने बाकी जगहों से भी जो है वो देख लिया होगा। और अब आस्ता आस्ता डैमेज जो है वो कितना हो रहा है, कितने लोग मरे, वो नक्शा जो है वो नंबर सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कौन था जो हमें इस स्थिति में काम आता और किस तरह से हमें वो बचाता? और क्या जम्मू और कश्मीर में वो बराबर काम करते हैं? क्या जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से आज इस दौरान जब बारिशें हो रही थी, आवाम की सहायता के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पहुँचे, जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए जो है वो बराबर पहुँचे, और कौन कौन जो है वो कहाँ तक पहुँचा और क्यों नहीं पहुँचा, ये आज जो है वो हम इस खास बातचीत में जानेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डीएसपी सुदर्शन मेहता जी, जो एसडीआरएफ में डीएसपी रह चुके हैं। और कई बार हमने इनसे पहले भी जो है वो बातचीत की और कई मुद्दों को इन्होंने हाईलाइट भी किया था। आज एक बार फिर से कुछ मुद्दों को ये मंजर आम पर लाना चाहते हैं और जिस मकसद और जिस मुद्दे के लिए इन्होंने ये लड़ाई छेड़ी है, ये जो महाज जिस पर ये चले हैं, वो सामने रखेंगे और हम तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है वो इनकी प्रोग्रेस रही और क्यों आखिरकार ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और किस के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं और क्या है जो इनकी स्ट्रगल है, ये जानेंगे। आज हम मेहता जी से बातचीत करेंगे, इनसे बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया। ये नासिर जी, शुक्रिया तो मैं आपका करना चाहता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल के जो मेरा व्यू पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि व्यू पॉइंट इसलिए मैं देना चाहता हूँ क्योंकि जो पिछले थोड़े दिनों में जो हालात हुए और स्पेशली जो परसों का दिन था जी, मतलब आज वीरवार है, मंगलवार जो हुआ उसने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्पेशली बारिश का मतलब हुआ, फ्लड्स आए, लैंडस्लाइड्स आई, मड स्लाइड्स आई और कई लोगों की जानो माल मतलब गई है जो बच सकती थी अगर प्रिवेंटिव मेयर लिए होते हैं कम से कम। और कितने लोगों के घर बेघर हो गए, जिन लोगों के घर फ्लडिंग आई है तो जो देख के सोशल मीडिया के थ्रू मतलब फेसबुक के थ्रू मोबाइल के थ्रू देखा तो बड़ा पेनफुल और बड़ा दर्दनाक था। इसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा बहुत एक्सटेंसिव और वास्ट लेवल पर नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का भी और लाइव्स का भी, और अभी भी जो है वो पूरा पता नहीं है कि कितना हुआ है। कल शाम को एक सरकार की तरफ से एक ग्रुप है जिसमें वो डाटा आया गया, वो देख के पता लगा कि जो परसों के दिन खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 380 mm बारिश हुई है। ये पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 1926 में ये 238 या 40 के करीब जो mm बारिश हुई थी महीने में, और ये बारिश सिर्फ 24 घंटे में जो परसों मंगलवार को आई है 380 mm आई है। और इसके साथ साथ कटरा में आई है 282 mm, रियासी में आई है 284 mm, डोडा में शायद 170 mm आई है और सांबा कठुआ में भी 130 और 116 mm बारिश आई है। बाकी जगह में 100 के 100 mm के नीचे है, उसमें श्रीनगर के अनंतनाग वाले पार्ट भी है और जोरी पुंछ वाला पार्ट। आप इससे अनुमान लगा सकते थे जो जम्मू में जहाँ नुकसान जब भी कभी होगा, जो उधमपुर और जो कटरा वाला पानी आएगा तो आप अंदाजा लाओ रियासी वाला पानी तो कुछ डाइवर्ट हो गया अखनूर वाले दरिया में, लेकिन जो कटरा और उधमपुर वाला पानी आता वो तभी नबी सेदड़ा पुल के होके इधर से जम्मू से आता और जम्मू में ठीक ठाक बारिश हुई। उससे इससे मतलब हर जगह जम्मू का कोई कोना नहीं छोटा जहाँ पे बारिश 5 फुट 7 फुट पानी मतलब स्टोर हो गया, दफ्तरों में आ गया, लोगों को घरों में आ गया, मतलब खुले खेतों में भी आ गया। इस बार का जो फ्लड आया यहाँ तवी में, उसमें तो तवी के किनारे वाले जो घर थे वही टूटे। 1988 में जब फ्लड आया था तब कितना जो है वो पानी फैला था, आपको याद है? 1988 का ये थोड़ी हमें याद था कि उस समय हम श्रीनगर में रांची ट्रैफिक के कैंपों में थे। हमारे कुछ लोग थे जो उस समय सिलेक्टेड थे, वन ऑफ देम वो उसी रोड में रहते थे, ओल्ड यूनिवर्सिटी के पास ही जो अंदर। तो वो अचानक किसी कारण शायद उनको कोई ऊपर वाले ने संकेत दे दिया तो वो अचानक कोई घर की प्रॉब्लम के चक्कर में जम्मू आ गए। तो जिस दिन वो जम्मू पहुंचे शायद दूसरे दिन या तीसरे दिन में वो फ्लड आ गया जम्मू में 1988 में। वो चांदनगर से बंद टूट गया ये तभी वाला। तो वो कहते हैं 5-5 6-6 फुट पानी वो उस समय उनके घर में भी आया, उसे यूनिवर्सिटी ओल्ड यूनिवर्सिटी रोड में, मतलब समझे। तो उस समय तो स्थिति ऐसी थी नहीं, ना बंदोबस्त था ना कुछ था। यानी विक्रम चौक और जीवल डूबा था तब।
तकरीबन बुरी तरह, मतलब इट विल, उसमें बड़ा लंबा प्रोसेस होगा उन चीज़ों को, लोगों को अपने घर से जो मलबा जो वगैरह जो रेत के पानी के साथ आता है उसको निकालने में जगह जगह पे मतलब बुरी तरह, मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है मेहता जी, जब सब लोगों को पता है कि तवी जब अपने फुल पावर के साथ बहती है और फुल पोटेंशियल में बहती है तो वो जीवल और यूनिवर्सिटी को भी नहीं छोड़ती है, फिर भी लोगों को जो है वो नदी के किनारे घर बनाने दिए गए हैं। खुद जो है वो नदी के किनारे बंड्स लगाए गए हैं। आप देखोगे यहाँ पर जो जोगी घेट के आसपास बस्ती लगी हुई है, ऊपर बहु फोर्ट के नीचे बस्ती लगी है, खुद हरी की पौड़ी में तो मंदिर बिल्कुल तवी के किनारे हैं, या आसपास और भी जगहों पर लोगों को घर बनाने दिए गए हैं। तो वो तो एक हिसाब से सीधा उनको खुदकुशी करवाई गई है। ये इसका देखो, ये जो मॉनसून सीजन आता है, ये बड़ा एक लंबा सीजन होता है, कम से 2 महीने से 2.5 महीने का मॉनसून सीजन होता है। तो पहले क्या होता था कि जो अच्छे लोग थे, अच्छे अफसर भी थे, वो मई में ही इसके लिए तैयारी करते थे। मई महीने में तैयारी करने का मतलब होता है जो भी रोड में छोटे मोटे खड्डे होते थे, जून तक मॉनसून नहीं आती थी, जून के बाद ही आती थी, तो उसको छोटी मोटी रिपेयर कर लेते थे ताकि मॉनसून में कम से कम नुकसान हो, मतलब। अब जब यहाँ पे तो जम्मू में है ही खड्डे खड्डे हैं, जो कल और परसों में फेसबुक में देखा स्मार्ट सिटी तो कहाँ है ही नहीं है। सरे जो खड्डे थे वो अब जो अगर 10 फुट का खड्डा था अब वो 25 फुट हो गया, जो 2 फुट का खड्डा था अब 10 फुट हो गया, क्योंकि पानी आ रहा है, बारिश आ रही है, तो खड्डे बढ़ रहे हैं, टूट रहे हैं, मतलब समझे। तो उसके लिए उन्होंने कोई पहले थोड़ी रिपेयर वर्क नहीं किया था। अगर मई जून में किया था तो शायद इतना ज्यादा वो मतलब पता लगता, उससे सरकार की आंखें खुलती, सरकार जाग जाती और उसके लिए होमवर्क करती और मॉनसून की तैयारी के लिए कुछ करती। ये सवाल बहुत जगहों से उठते हैं कि पहले ही पता होता है गवर्नमेंट को सारा क्या कुछ होना कैसे नहीं होना है, और पता होने के बावजूद खुद गवर्नमेंट कभी कभी जो बता भी देती है, लेकिन फिर आवाम भी जो है वो उसमें मुतहरिक नहीं होती, यानी आवाम भी उसको फॉलो नहीं करती है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट खुद भी जो है वो बेहोश रहती है। जैसे क्लोड बस्ट हुए रामबन में हुआ, पहले से पता था होने वाला है, लेकिन फिर भी लोगों को छोड़ा गया था। किश्तवाड़ के बारे में पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है, फिर भी लोगों को छोड़ा गया था। और आज जो स्थिति हुई है फ्लडिंग के बारे में, ये भी पहले से मतलब प्रेडिक्शंस थी हो रही है, लेकिन वो कुछ खास तैयारी गवर्नमेंट द्वारा भी जो है नहीं की गई थी। हालांकि देखिए कि यहाँ जम्मू के मुकाबले में कश्मीर में ज़्यादा जो है वो तैयारी थी, कई बोट्स वहाँ यूज़ हुई है वहाँ पर जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। जम्मू में ऐसा कुछ नहीं देखा गया है, और साथ ही साथ जम्मू में तो बाकी फोर्सेस ने भी जो है वो रोल अदा किया है, तब जाकर के कहीं थोड़ा बचाव हुआ है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा आपका कहना बिल्कुल ठीक है। कल ही मैंने अखबार पढ़ी, जो आज सुबह पढ़ी सारी मैं, तो कश्मीर में अनंतनाग और काफ़ी जगह में वो वहाँ पे पानी शानी कुछ जगह आ गया, तो दे आर मॉनिटरिंग, मतलब इवन एक एक दो दो घंटे पे वो मॉनिटर करते हैं। पिछली पास्ट प्रैक्टिस भी है, क्योंकि मैं इसमें प्रैक्टिकली आपसे बात करता हूँ। जब पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, वो स्टेट के सारे डीसी, सारे डिस्ट्रिक्ट एसपी, आईजी, डीआईजी, मतलब डिबकाम, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, और उसमें गलती से मैं भी एक मेंबर था उस ग्रुप में, मैं जो एसडीआरएफ की तरफ से मैं भी एक मेंबर था। तो वो बड़ा एक अच्छा वो स्टेप था। मतलब मैं जब रिटायर हुआ तो मैं उसी दिन शाम को मैं आई स्किप फ्रॉम दैट ग्रुप, मेरा अब रोल नहीं था उसमें, मतलब। तो बड़ी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलती थी। अगर आपको कुछ भी चीज़ पता लग रही है, कहीं किसी कॉर्नर में स्टेट में पता लग रही है, आप तो 1 मिनट में पता चल जाते हो, तो आप अपने लिए तैयारी अलर्ट रहना जरूर करते थे। तो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 9 साल रहा हूँ। 9 साल में मैं 2 साल उधमपुर में रहा, डिप्टी कंट्रोलर और एरिया कमांडर रहा। 2 साल में सांबा में रहा, एरिया कमांडर और डिप्टी कंट्रोलर, और लास्ट के 4 साल में एसडीआरएफ 2nd बटालियन में रहा। और जहाँ पे मैं एज ए डीएसपी ट्रेनिंग, डीएसपी मॉक एक्सरसाइज, और जो जितना भी इक्विपमेंट है इसका, इन करोड़ों रुपए में जो इक्विपमेंट आता है, और स्पेशली ये पैसा कहाँ से आ रहा है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रहा है। ये वर्ल्ड बैंक हमें मतलब जम्मू कश्मीर को, जो क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन द सिस्मिक जोन 4 and 5, हम डिजास्टर प्रोन एरिया में रह रहे हैं। पहले सबसे बोले यहाँ फंड्स ज्यादा आते हैं। फंड्स आते कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे रही है, जो वर्ल्ड बैंक दे रहा है, अंडर स्कीम के तहत दे रहा है, ताकि अब अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, अपनी मेंटली फिजिकली तैयारी की जाए। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो ताकि आप दूसरों पे मेहरबानी नहीं रहेंगे, भाई वो आएंगे तो हमें बचाएंगे, तो हमें अपना कुछ होमवर्क करके सारे इक्विपमेंट वगैरह खरीदने चाहिए थे, लेकिन खरीदे भी हैं।
मैं ये नहीं बोलता 2015 से मैंने तो जो फिर वो दिखे क्यों नहीं हमें? मैंने वो जो स्टडी किया वो पिछले जब मैं नौकरी में तक था, तो क्योंकि मैं खुद मैंने वो डिमांडें दी हैं। आप सोच नहीं सकते आज मैं 2025 हो रहा है कि अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को शायद वो बातें सूट नहीं करती हैं, और जो सामान खरीदा जिसकी यूटिलिटी जीरो है, सब स्टैंडर्ड जो सामान है, यूटिलिटी जीरो है, जो चीज़ खरीदे। अभी देखो इस समय फ्लड का सिचुएशन है, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूँ, फ्लड के लिए एक फ्लोटिंग रोप चाहिए। वो हमारे जम्मू, स्पेशली अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करेंगे, क्योंकि जो SDRF 2nd बटालियन जम्मू की है और SDRF 1st बटालियन श्रीनगर की है, ये ऑक्सिलरी पुलिस से कन्वर्ट किया गया था। इनको ना तो गाड़ीज दे दी गई। 2019-20 में हमने 116 गाड़ियों का प्रपोजल भेजा है। 116, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 8 से 9 गाड़ियां हैं, ताकि अगर एट ए टाइम जैसी स्थिति होगी, हर जगह में अगर 10-10 जगह जाना पड़ा, 6-6 जगह जाना पड़ा, तो हम तो मिनिमम लेके चल रहे थे कि अगर कम से कम अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह रेस्क्यू भेजना 3 टीमें, तो कम से कम मिनिमम 3 गाड़ियां तो चाहिए। तो गाड़ियां किस पे डिपेंड करते हैं? PCR से डिपेंड करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट SP से डिपेंड करते हैं, जो इनके पास अपने पास है ही कुछ नहीं, खरीदा नहीं अभी तब से। 2012 में जब ये SDRF बनाई, ओनली एक पेपर में ऑर्डर किया गवर्नमेंट ने, ऑक्सिलरी पुलिस कन्वर्टेड इनटू SDRF, लेकिन वो जो खरीदा गया वो सब, जो सामान भी आया, पैसा भी आया, वो सब स्टैंडर्ड आया। आज तक कई सामान ऐसे हैं इन करोड़ों रुपीज जिसकी अभी तक स्टोर से निकला नहीं होगा। लाखों करोड़ों रुपए का सामान है, कम से कम मैं बोलूंगा कम से कम 20-25 करोड़ का खाली वो सामान होगा, जिसकी अगर वही सामान हमने जरूरी खरीदा होता, अगर इनको गाड़ियां दी होती। तो मैंने ये सुना जम्मू में अभी जो इस समय 2-3 दिन पहले की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, तो जो इस समय जो SSP थे, जो कमांडेंट थे SDRF के, वो बड़े ही इंटेलिजेंट और बड़े एक गुड ह्यूमन बीइंग थे। उन्होंने अपने रिसोर्स से, उन्होंने कई लोगों ने जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सारे आते हैं, चाहे उसमें पुलिस आर्गन है, उन्होंने गाड़ियां नहीं दी। और वो जो उन्होंने SDRF की टीमें भेजी, उनसे अपने तौर पे अपने पर्सनल रिलेशन के तहत गाड़ियां मंगवाई। क्योंकि ये क्यों यार, ये एक स्टेट गवर्नमेंट है, करोड़ों रुपए का फंड आ रहा है, किसके लिए खरीद रहा है? श्रीनगर में भी यही हालत है, उधर भी ऐसा है? श्रीनगर में आज जो मैंने पढ़ा है आज के पेपर में, उन्होंने बोला कि उन्होंने 50 बोट्स लगाई थी और जरूर 35-40 बोट जो स्टैंड बाई थी। देखो अभी तो हमें सब डिवीजन अखनूर में नहीं कहीं जाना पड़ा, सब डिवीजन आरएसपुरा में नहीं जाना पड़ा। अगर इधर जिंदरा वाली साइड डंसाल है, जो ये सब डिवीजन है, सारा एरिया, ये तो दे आर आउटर पार्ट ऑफ द जम्मू डिस्ट्रिक्ट। अगर जम्मू सिटी में नहीं हम पहुंच पाए, तो आउटर पार्ट में कैसे पहुंच सकते थे? हाँ, मेन सिटी में 35 जो है वो स्टैंड बाई में थे। स्टैंड बाई में आज के पेपर किया है, आप देखिए, पता कर लीजिए। मतलब और अफसोस की बात है, बड़ा मतलब क्या कहता हूँ कि जैसे हमारी मानसर में बोट है, 20 लाख रुपए की बोट है, वो OBM के साथ है, उसके लिए पानी 10 फुट चाहिए कम से कम रखने के लिए, लेकिन मानसर में बोट खरीदने का तुक नहीं था। उसके बदले हम 5 बोटें नहीं खरीद सकते थे, जो फाइबर बोट होनी चाहिए थी। सेम हिसाब है, रंजीत सागर डैम में बोट है, वहां पे पब्लिक तो है नहीं रहती है जहाँ ऐसा कुछ मतलब था। मतलब अब वो चीजें खरीदी गई अपने सूट के हिसाब से। सीनियर अफसर को मैं भी DSP ट्रेनिंग था, मैं भी इक्विपमेंट कर रहा था, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जो गाड़ियां खरीदी गई हैं, जो रेस्क्यू व्हीकल खरीदी गई है, वो इरा एक एजेंसी थी, उन्होंने वो किया, जो टेंडर दिया 4x4 का था। जो गाड़ियां 16 आई, वो 4x2 की आई है। 16 गाड़ी है, ये नियर अबाउट 35 से 40 लाख रुपए की कॉस्ट है आज तक। हाँ, 16 गाड़ियां, मतलब समझे। अब मतलब देखो ना, ये टेंडर 4x4, और उसको बाद में एक कमेटी बनी, उस कमेटी में मेरे को भी रखा गया। और अफसोस की बात है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर रखा गया, रखना चाहिए था ऑटोमोबाइल इंजीनियर गाड़ियों के लिए। मतलब ये सीधा सीधा जो है वो एक हिसाब से जो पैसा आया है कहीं से, उस पैसे का कहीं रिकॉर्ड बनाना है, फील्ड में कुछ हो या नहीं हो उसकी कोई जो है वो गारंटी नहीं। एक चीज थी, क्योंकि मेरे को ये चीजें क्यों पता चली, क्योंकि मैंने बोला आपको, मैं DSP ट्रेनिंग भी था और DSP इक्विपमेंट स्टोर भी था। मतलब क्योंकि जो कोई नियर अबाउट 50 करोड़ 60 करोड़ का हमारे जम्मू डिवीजन के लिए सामान था, तो ये एक बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी थी। तो हमने हमेशा कोशिश की, जैसे कोई सामान आता डिस्ट्रीब्यूशन कर देते थे डिस्ट्रिक्ट में, बोटें तक हमने मदद की है। लेकिन जो चीज़ें देखने को मिली हैं वो कि जो चीज़ें खरीदनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं खरीदी, प्रायोरिटी थी जिन चीज़ों की। जैसे फ्लोटिंग बोर्ड, फ्लोटिंग रोप, कम से कम भी खाली जम्मू 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं कहता हूँ 15-20 हज़ार चाहिए।
अभी इस समय आप देखो जम्मू में सारा जो मतलब हाई राइजिंग बिल्डिंग का प्लान है। मैं आपको ये बता 15-15 फुट 15-15 मंजिल 20-20 12-12 मंजिल, अगर कल को भगवान नहीं करे कोई ऐसा चीज हो जाती है, हमने उसमें आज से 5-6 साल पहले लैडर लिखी है, जिसमें 15 मीटर की है, 20 मीटर की है और 30 मीटर की है। मोबाइल लैडर होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसी स्थिति होगी तो आप क्या करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन किसको ढूंढेगी? एडमिनिस्ट्रेशन ढूंढेगी एसडीआरएफ को। तो स्ट्रेंथन किसने करना है? एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। ठीक है ना? ये सारी चीजें हमने, ये मेरे पास चिट्ठी है 29/9/2018 की है। इसमें हमने डिमांड दी है, मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज बताऊंगा। इसमें हमने जो डिमांड दी है, हर चीज की डिमांड दी है, इसमें हर लेटेस्ट इक्विपमेंट की डिमांड दी है। और इसके साथ साथ जो गाड़ियों की डिमांड दी है, ये मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट ऑफ व्हीकल्स रिक्वायर्ड अर्जेंटली इन जम्मू प्रोविंस फॉर इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रेस्क्यू टीम टू एक्सीडेंट साइट एंड फैसिलिटेट द रेस्क्यू टीम। इसमें हमने टाटा मोबाइल 207 है, जो बटालियन हेडक्वार्टर के लिए 20 की रिक्वायरमेंट मांगी है। और बाकी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए, उनके लिए 4-4 गाड़ियां मांगी है। 36 वो हो गए, टोटल 56 गाड़ियां हैं। उसके लिए एम्बुलेंस मांगी है, एम्बुलेंस बटालियन हेडक्वार्टर के लिए 4 मांगी है और हर कंपोर्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एम्बुलेंस मांगी है। टोटल 13 की डिमांड दी है। मीडियम ट्रक है, ताकि अगर वो डिस्ट्रिक्ट वाले अगर मूव करना पड़ा तो किसी के रेमो करम पे नहीं रहेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट एसपी को नहीं करेंगे, वो ट्रुप कैरियर आएगा। आप देखो अब कहाँ किस में ये कितना जरूरी है, इसमें टाइम की तो वैल्यू है सबसे बड़ी बात। ये हमने लिखा है 4 जम्मू के लिए, 9 लिखे अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए। हैवी ट्रक के लिखे 3 लिखे, जिसमें 4 कंपोनेंट के लिए लिखा। हमने कहा जोरी पुंछ एक करेगा, रियासी उधमपुर एक करेगा, डोडा किश्तवाड़ एक करेगा, सो दैट जब जरूरत पड़ेगी मैन पावर की। और रेस्क्यू व्हीकल लिखी है हमने 3 जम्मू के लिए लिखी है और 9 लिखी है कंपोनेंट। कंपोनेंट मीन्स हर डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू के 9 डिस्ट्रिक्ट है। और ऑफिसर व्हीकल है, उसमें हमने 8 बटालियन हेडक्वार्टर के लिखी है और 9 लिखी है कंपोनेंट के लिए। जो हमारे गस्टेड अफसर वहां बैठते हैं, उनके पास गाड़ी नहीं है। अब इससे अंदाजा लगाओ ग्राउंड रियलिटी क्या है। 17 गाड़ी नहीं, ये टोटल मिला के नियर अबाउट 116 की है। और ये चिट्ठी कब गई है? डीआईजी को गई है 29/9/2018 को। कमांडर हाँ अभी तक फुलफिल हुई ये डिमांड? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये दूसरी चिट्ठी गई 2020 में। जब आपको याद होगा, अगर आपको बड़ी मजेदार याद होगा कि तालाब तिलो में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी 3 मंजिला, फरवरी में हुई थी, जिसमें वो लकड़ का आरा भी था, जिसमें हमारे फायर सर्विस वाले आग लगी थी तो वो बुझाने चले गए थे। तो वो पूरी 3 मंजिल बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, जिसमें एक ट्यूटोरियल था, उसमें एक तीसरे मंजिल में वो फैमिली खुद रहती थी, वो कोलैप्स हो गई, जिसमें हमारे 3 फायर सर्विस के दब गए। वो 3 मंजिल की स्लैब थी, वो नियर अबाउट कम से कम 2,500-3,000 स्क्वायर फीट की एक स्लैब थी, आप अंदाज। और वो ऑपरेशन मेरे दौरान लास्ट कंक्लूड हुआ। तो मैंने जो फिजिकली वहां पे देखा, जो सिचुएशन हुई, तो मैंने कहा अगर सारी पूरी गवर्नमेंट आई थी, डीजी एडवाइजर, मतलब कह रहा हूं ना, सभी ने अपनी हाजिरी लगाई, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। उसका सबक किसी ने नहीं लिया, लेकिन सबक मैंने लिया। उसमें हमने उस टाइम, उसके बाद ये 29/9/2020 में जो रिक्वायरमेंट गई द्वारा, मतलब गवर्नमेंट को, तो उसमें हमने क्रेन लार्ज नंबर 400 फीट की वायर लेंथ है, ये 2 मांगी थी। क्रेन मीडियम नंबर की 100 फीट मांगी थी। जेसीबी लोड आल 503-110 2 मांगी थी। जेसीबी लोड आल 503-70 ये चीजें मांगी थी। और इसमें जो हमने टाटा एम्बुलेंस मांगी, उसमें भी हमने 60 गाड़ियों की डिमांड दी थी। मिनी बस की भी डिमांड दी 20 से 22 सीटें, ताकि अगर मोबाइल करना पड़े तो कैसे करोगे जब आपके पास गाड़ी नहीं है। तो वही सबसे बड़ा गेम है, टाइम बचाने की गेम है। तो ये सारा कुछ है ही नहीं अभी एसडीआरएफ के पास? बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो एसडीआरएफ के पास जो सीपीआर करते हैं, उसके लिए वो क्या ये डिंगी चाहिए होती है, वो 15-20 हजार की है। मुझे सारी डिमांडें दी है। एक अम्बू बैग है जो बड़ा, एक सेफ्टी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, मतलब उसकी डिमांड दी है। और सबसे बड़ी बात है कि एसडीआरएफ के लिए अपनी डोंगरी नहीं है। तो वो किसी को क्या बचाएगी? वो यूनिफॉर्म में कैसे रेस्क्यू करेगा? उनके पास रेस्क्यू शू नहीं है। हर चीज की हमने डिमांड दी है, जो लेटेस्ट इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, मतलब। लेकिन अफसोस की बात है, जो मेरे इंफॉर्मेशन मुताबिक 1 मीटर या 100 मीटर फ्लोटिंग रोप नहीं है, जो हमारे पास कम से कम जम्मू डिवीजन में 15 से 20 हजार होनी चाहिए थी। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1-1 हजार होनी चाहिए थी। जम्मू के लिए ज्यादा होनी, क्योंकि जब फ्लोटिंग रोप आप परसों हमने देखा, जब आर्मी ने डिप्लॉयमेंट की, रेस्क्यू पानी में कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड रोप है।
दो दो किस्म आर्मी की अपनी थी। हाँ, आर्मी की अपनी थी। और चट्ठा में भी जब ये बच्चे फंस गए, मैंने भी सीआरपीएफ ने नहीं। सीआरपी और आर्मी आ गई वहां पे, मतलब समझे नहीं। और हमारे पास ना मतलब मैन पावर इतनी है, वो स्पेशलाइज जैसे स्विमर होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ट्रांसपोर्टेशन जीरो है, ठीक है ना। और उसके बाद जो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट इमीडिएटली चाहिए, जो बेसिक चाहिए, बेसिक है। माउंटेनर किट चाहिए, एमआरटी आते हैं, जैसे माउंटेनर की किट होती है, वो छोटी सी, शायद 1.5 लाख रुपए की आती, 2 लाख रुपए की आती है। लेकिन क्या कहें, अफसोस की बात है अच्छा, ये सब तो खैर स्ट्रक्चर है एसडीआरएफ का खुद ही कि किस हाल में है, वो तो लोगों को क्या बचाएगी वो। वर्ल्ड बैंक से क्या ऐसी सिचुएशंस के लिए सिर्फ रेस्क्यू के लिए फंड्स आते हैं, या फिर उसके बाद डिसलोकेट करना पड़े लोगों के लिए उनके रहन सहन का भी इंतजाम करता है वो, मेडिसिन की जरूरत पड़े, इलाज की जरूरत पड़े, उनका भी रहन सहन करता है वर्ल्ड बैंक कितना एक कवर देता है? देखो, जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है, जो मेरे दौरान जब मैं पता चला, जब कुछ सामान आता रहा, कुछ मतलब ऐसा ऐसा सामान आता रहा, लेकिन देखता रहा मैं, यार ये पूछते है नहीं है, क्या चाहिए, क्या तो खरीद कुछ और चीजें रहे हैं। ये एक पास्ट प्रैक्टिस चली आ रही थी। मेरे पास भी चिट्ठी आती थी, क्योंकि स्टोर का इंचार्ज था। फिर मैंने जो सामान आता था वो हर डिस्ट्रिक्ट में अलॉट करना है, उसके लिए एक प्रपोजल बनाते, सब ओके करते थे, हम उसको डिस्पोजल करते, क्योंकि इतना स्टोरेज किसी के पास नहीं थी जो सामान की। लेकिन मैंने जब देखा चीजें, एक आस्का लाइट है, वो 42 एक खरीदी गई, 22 एक खरीदी गई, एक ही दिन के 2 ऑर्डर हैं। और उसमें एक ऑर्डर नंबर 236 है और एक ऑर्डर नंबर 239 है। एक का रेट 2,44,00,000 समथिंग है, प्लस 18% जीएसटी है। दूसरा जो 22 वाला है, उसका रेट है 2,17,000 प्लस 18% जीएसटी। ये उनकी रियल प्राइस है। ये जैसे जो हम कहते हैं ना, 5 kV का पेट्रोल वाला जनरेटर होता है, उसी में एक ट्यूब लगी होती है, जैसे लान की लाइट होती है। अगर आपने लान में कोई पार्टी करनी 50-100 लोगों की, तो आप वहां पे ये 2 लाइटें लगा सकते हो। अदरवाइज इसका रेस्क्यू के लिए 0% यूटिलाइजेशन है। और ये नियर अबाउट 2-2.5 करोड़ रुपए का जो सामान खरीदा गया, सब स्टैंडर्ड है, यूटिलिटी जीरो है। आज तक इसकी कभी सुना नहीं मैंने, मेरे दौरान तो नहीं हुई। तो उसके बाद, और ये सिर्फ एक पार्टी वाली लाइट है। और ये जो कास्ट है, शायद 1 लाख रुपए की हो सकती, 1.25 लाख की हो सकती, ज्यादा ज्यादा 1.5 लाख की होती। तो ये गेम चली गई है 2.5 लाख और 2.25 लाख तक। और एक ही दिन में 2 ऑर्डर निकले। और अगर इसी के बदले अगर आपने माउंटेनरी रेस्क्यू टीम के लिए जो किट खरीदी होती, या फ्लोटिंग रोप खरीदी होती, या अम्बू बैग खरीदे होते, या डिंगी खरीदी होती, तो बात जहाँ डांगरी इनके लिए, जवानों के लिए होती, ताकि उसे पहचान पता लगती है ये एसडीआरएफ है। वो बेचारे अपने ट्रैक सूट अपनी जेब से खरीद के, कोई बद्दी में, कोई कैसे कैसे, मतलब। तो दिस इज टोटल अडॉक सिस्टम था जब ये चीजें हुई। अब पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर क़यादत बदल चुकी है, लीडरशिप और गवर्नमेंट किसी और के हाथों में है। आज भी अपनी गवर्नमेंट है, पर सेंट्रल का बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस रहता है। किसको जिम्मेदार ठहराएं? अगर बीजेपी ने मौजूदा हुकूमत ये कहती रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की बदलाव बहुत आया है, पुरानी हुकूमतों को हम कहेंगे कि नेग्लिजेंस के अलावा कुछ नहीं मिलता है हमें, लेकिन इन्होंने भी जो है वो क्यों नहीं इस मामले को लेकर तैयारी की? क्या इसलिए कि जम्मू कश्मीर है तो रहने दो, या खुद आज की सरकार भी जो है वो दावेदारी कर रही है और खुद भी उसी तरज पर काम कर रही है जो इल्ज़ाम ये पुरानी सरकारों पर लगा रही है? देखो, मैं किसी गवर्नमेंट, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं वो करता हूँ कि आई एम ए नाउ रिटायर्ड पुलिस अफसर, मैं उस हैसियत से बात करता हूँ। दुख होता है जब ये चीज़ें हो रही है, और स्पेशली जब परसों तो बड़ा ज़बरदस्त दुख हुआ कि भाई हम कुछ थोड़ा मत कर सकते थे, ऐसा नहीं था नहीं कर सकते थे। मैं कहता हूँ मैं कर सकता था, मैं इतनी गारंटी आपको जरूर देता था। लेकिन जब ये चीज़ें हुई तो मैं नौकरी से रिटायर हुआ, तो मैंने 2022 में इसकी एक ऑफिशियली कंप्लेन भेजी। और कंप्लेन कहाँ कहाँ भेजी, इसी पे वर्ल्ड बैंक के पैसे के लिए। आपको ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक का पैसा कौन पे करेगा, रीपे करेगा विद इंटरेस्ट करेगा, गवर्नमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो पैसा तो टैक्स पेयर की मनी का है, आप समझे ना, पैसा तो टैक्स पेयर की मनी का ना, जो टैक्स पेयर है, तो उनके लिए सेफ्टी क्या हुई सब। अब उस समय मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंप्लेन की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कंप्लेन की। अच्छा। हाँ, उसके बाद 2022 में। और उसके बाद मैंने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कंप्लेन की, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को कंप्लेन की,
और डायरेक्टर सीबीआई को कंप्लेन की। डायरेक्टर सीबीआई ने क्या किया इसमें? डायरेक्टर सीबीआई ने 2023 में डायरेक्टर जो सीबीआई हेडक्वार्टर जम्मू था उस समय डॉक्टर विद्युत विकास थे, आईआरएस थे, उनके पास से ये कंप्लेंट आई और उन्होंने ऑफिशियली मेरे को टेलीफोनिकली 3-4 फोन करके मेरे को बुलाया था मार्च 2023 में। और मेरी 3 मेंबरों की मीटिंग हुई, जैसे विद्युत विकास थी, आईआरएस थे और एक उनका एडिशनल एसपी था सीबीआई को, और मेरी 1 घंटा मीटिंग हुई तो उनको पता लगा सारा कुछ था। तो लेकिन हैरानगी की बात हुई, उन्होंने बड़ी अच्छी कंप्लेन को स्टडी किया था विद डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ थे। लेकिन ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हो रही है और वो बाद में 20 अप्रैल को मेरे को वो एक चिट्ठी घर भेजते हैं 6-7 हफ्तों के बाद। तो वो कंप्लेन फॉरवर्ड कर रहे हैं डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू को। सीबीआई ने अपने हाथ साफ कर दिए? अपने सीबीआई ने, मैंने उनको उस चिट्ठी का जवाब दिया कि भाई मैंने आई है फाइल कंप्लेंट टू द डायरेक्टर सीबीआई दिल्ली। बड़े अफसोस की बात है, आपने जो कौन सा रूट लिया, दिस इज टोटली रॉन्ग। अगर आप इनकम्पिटेंट है, यू आर नॉट कम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर, तो इट इज बेटर होता कि आप डायरेक्टर सीबीआई दिल्ली को वापस भेजते। आपने जो रूट किया, अदर भाई आई विल ड्रैग यू इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट विद यू एंड यूर डायरेक्टर सीबीआई। ये मैंने उनको मेल 3-4 दिन के बाद मैंने मेल डाली मन को। क्या रिस्पांस है? अभी मैं 1-1.25 महीने की बात है मैं आपके इस समय, क्योंकि इस समय ये ऐसा बड़ा दुखड़ा मतलब हुआ, जो जितना डैमेज हुआ, जो लगता नहीं मेरे को 1 साल लग जाएगा इसमें तैयारी वापसी आने में। 1 महीना 1.25 महीना की बात है कि मैंने वही जो डायरेक्टर सीबीआई की जो चिट्ठी है जो मेरे पास है, ये 19 अप्रैल 2023 की चिट्ठी डॉक्टर विद्युत विकास जी है। और गलती से 2023 इंडिपेंडेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको एक मेडल दे दिया, एमएचए ने। मतलब ये देखो आप, ये हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है। तो महीना 1.25 महीना पहले ये मैंने इसी चिट्ठी भी डाली, अपनी मेल भी डाली जो मैंने उनको भेजी थी। और उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की थी जो इस समय इंचार्ज एंटी करप्शन ब्यूरो है JNK के शक्ति पाठक जी, मैंने उनको भी बोला। और एंटी करप्शन ब्यूरो के एक RI थे, मेरे को पिछले साल उन्होंने कांटेक्ट किया इसी कंप्लेन के बारे में, तो मिस्टर आरिफ, इंस्पेक्टर आरिफ, मैंने इनको दोनों को रिक्वेस्ट की है, सर आई हैव नॉट फाइल्ड कंप्लेन विद एंटी करप्शन ब्यूरो, आई हैव फाइल्ड कंप्लेन टू द डायरेक्टर सीबीआई। तो मैंने इनको यही बोला कि आप इस कंप्लेन को वापस सीबीआई को भेजिए, सो दैट आपका कोई कंसर्न नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ताकि ये एक चीज पता लगनी चाहिए, जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन हो, सो दैट इसमें दूध का दूध और पानी का पानी मिले। अब सीबीआई ने जो ये काम किया हुआ है, क्या लगता है आपको इसमें भी कोई इन्फ्लुएंस है ऊपर से, या फिर लगा होगा सीबीआई को कि एंटी करप्शन ही जो है वो इस मैटर को जो है वो बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर, उन्हीं का मैटर है? ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ कि अक्सर क्या होता है, जितनी भी स्टेट में कभी भी कोई पुलिस से नाराजगी होती, कुछ होती, तो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड कर दिया प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई को। हमने, क्योंकि ये इसमें स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, तो नेचुरली जहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। जब डायरेक्टर सीबीआई को की, उसकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को की, प्राइम मिनिस्टर बार बार बोलते हैं 0% टॉलरेंस करप्शन। ये मैं तो कहता हूँ आपके माध्यम से, इसमें MOS है हमारे जितेंद्र सिंह जी, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय जो चसोटी में हुआ, तो सभी मतलब सारे समय बिल्कुल परेशान हो गए सभी लोग, क्या ये कैसी स्थिति होगी। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चिट्ठी गई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, कि डायरेक्शन सीबीआई को जानी चाहिए थी वहां से भी, कि सो दैट इसको इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, जो लोग अगर गलत पाए जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैंने ये बोला कि अगर वो जो सामान अगर आज की डेट में अगर हमारे पास सही खरीदा होता, हम काफी हद तक SDRF काफी स्ट्रेंथन होती उसमें। मैं ये बोल रहा हूँ ना, मतलब क्वेश्चन ये, जब आपने उनको दिया नहीं, उनकी दुकान में है ही कुछ नहीं, वो करेंगे क्या? वो करेंगे क्या? मतलब अब जैसे कटरा में हुआ, जो वैष्णो माता में हुआ, फिर इस हिसाब से अभी जो ये फ्लड आया हुआ है इस टाइप के लोगों के लिए, तो ये दुकान खुल गई। अभी वर्ल्ड बैंक से खरबों रुपए, बिलियंस निकलेगा दोबारा, और वो दोबारा न जाने कहाँ चला जाए। देखो ये जो मेरी कंप्लेन में 2015 ऑनवर्ड्स जिक्र किया हुआ है, क्योंकि मैं उधमपुर में था, वहां पे एक DM शू खरीदे गए थे। उस समय मेरे स्टोर में ऑलरेडी इतने पड़े हुए थे, किसी को देने की जरूरत नहीं। तो मैंने तो उस समय के इंचार्ज को, जो अपने SSP थे, मैंने उनको बोला, चिट्ठी में रिकॉर्ड में दिया कि जो हुजूर ये चीजें इंडेंट देना पड़ता हमें, इंडेंट के बाद आप कोई हेडक्वार्टर भी नई चीज खरीद सकता। इंडेंट समझे ना, हमने जो इंडेंट की रिक्वायरमेंट कुछ और दी, तो उन्होंने द्वारा DM बूट खरीद लिए। अब किसको सूट करते थे वो DM बूट? सरप्लस खरीद ली। अगर 20-22 डिस्ट्रिक्ट है, आप अंदाजा लगा लो,
कहाँ गेम चली जाती है। मतलब एक फ्लोटिंग रोप नहीं है, MRT किट चाहिए, क्योंकि जम्मू सारा हिली एरिया है। जो लोग डिमांड करते हैं वहां पे कंपोनेंट्स वाले हैं, आपने स्पेशलाइज्ड फाइबर बोर्ड खरीदनी चाहिए थी, ताकि अगर कभी तभी पुल में सोच सकते हैं कोई बंदा जा सकता है। आपने जो रुद्र रूप देखा, सोच सकता है मतलब। लेकिन कभी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती, कुछ ऐसा थोड़ा मतलब, पहली फर्स्ट अपनी सेफ्टी तो लेनी है उसमें, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन कभी जाना तो हमारे लिए रबड़ बोर्ड ही क्यों खरीदे दे रहे। पानी में क्या क्या चीजें आती हैं बहा के, कोई भी नकीली चीज आएगी दो। और जो बोट होती है, इसमें OBM लगा होता है, मशीन होती है, हमें इसके लिए अगेंस्ट द वाटर जाना पड़ेगा। जो जैसे आपका फ्लो देखा जी, अगेंस्ट द वाटर नहीं जा सकते। हर चीज की हमने ऑन पेपर में डिमांड दी है, चिट्ठा सब कुछ दिया। फेल टू अंडरस्टैंड क्यों, व्हाट इज देयर इंटरेस्ट, क्यों नहीं ये चीज करना चाहते। और पूरे आप जम्मू कश्मीर को देखो इस समय बिल्कुल ही मैं अप्रिशिएट करूंगा, स्पेशली जम्मू वालों के एज कम्पेयर टू श्रीनगर। वो थोड़े अलर्ट रहे, क्योंकि उन्होंने 2014 का तजर्बा देखा हुआ है। बैड लक है कि जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने बरसात से पहले कोई मीटिंग तक नहीं की, कोई पेपरों में तो नहीं पड़ा कोई ऐसा तैयारी की या कुछ किया, क्या करना चाहिए। सब चीज हो सकती, जो लो लाइंग एरिया था, अगर उनको आप 10-20 दिन पहले ही अलर्ट कर देते कि भाई जैसे भी ऊपर स्थिति आती है अनाउंसमेंट होगी, आप छोटा छोटा जो अपना पैसा है, अपना सोना है, जो कोई अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जो महंगी चीजें हैं, उसको थोड़ा एक स्टेबल पे कुछ हाइट पे रख दे, सो दैट अगर आपको 2 दिन के लिए अगर खाली करना पड़ेगा या कुछ से सामान बच जाए। सामान बच जाए, मतलब समझे, हर चीज का हल है। कोई मतलब मैं कहता हूँ किसी सिर्फ एफर्ट्स करने चाहिए, भगवान गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, और हमेशा नीयत साफ होगी तो बहुत अच्छा होगा। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। और जो वैष्णो माता में हुआ, ये भी सुनने में आया कि वैष्णो माता की यात्रा बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी वो लोग पता नहीं वहाँ लेकिन कहाँ जब से- बंद हो गई यात्रा, उसके बाद किसी के कहने पर वो यात्रा चली है। जब यात्रा बंद थी उस समय कोई हैपनिंग नहीं हुई थी। जब यात्रा दोबारा छोड़ दी गई है उसके बाद हैपनिंग हुई है, और उसके बाद ये हादसा हो गया। और हमें उससे पहले तजर्बा लिया, यही LG साहब थे जो इन्हीं के दौरान जब ये सऊदी अरब वाले साइड में गए हुए थे, तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी में, आज से 4 साल पहले आप देखोगे 31 दिसंबर और 1 जनवरी में वैष्णो माता में बड़ा जबरदस्त हादसा हुआ था उस टाइम। क्योंकि उस समय जितने भी जो गवर्नर या जो LG होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं श्राइन बोर्ड के, वो हमेशा पहले 10-15 दिन 31 दिसंबर से पहले जाते हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को एक किस्म का ब्रीफ करते हैं, अलर्ट करते हैं। यानी खुद भी ऐसी लापरवाही बरती जो कल देखने को मिली। वो क्या करें, मतलब हेल्पलेस है लोग, सभी लोग हेल्पलेस है। मतलब हम सभी लोग, हम अपने इधर ही देख रहे थे हर जगह, मतलब वाच कर रहे हर 2 घंटे के बाद, और कोई चारा नहीं था कुछ भी इसके साथ। क्योंकि जो अब मेरे को थोड़ा सा पता था क्या है इनके पास। अब क्या लगता है आपको, कितना समय लगेगा, क्या कुछ जो है वो अब एफर्ट्स करने होंगे स्टेट गवर्नमेंट को एक ऐसी पोजीशन पर इन फोर्सेस को लाने के लिए कि ये मीनिंगफुली और पोटेंशियली उस वक्त एक्टिव रहे और लोगों के लिए रियली में हेल्प जो है वो करे। और जो डैमेज हुआ है उस डैमेज से क्या ये जनता निकल पाएगी, या फिर एक बार फिर से आश्वासन दिया जाएगा जिस तरह रामबन क्लोथ बस्ट वालों को दिया गया या बाकी क्लोथ बस्ट वालों को दिया गया, और फाइल हमेशा के लिए जो है वो टोकरी में फेंकी जाएगी। मैं आपको ये बताऊंगा, 29 अप्रैल 2025 को इसी मसले में आई मेट चीफ मिनिस्टर इन सेक्रेटरीट। मेरी लास्ट मोमेंट मीटिंग हुई, मैंने उनको 3 लेटर दी थी, उसमें 1 ऑफ द लेटर ये भी थी। कितने अरसे पहले की बात है? ये 29 अप्रैल को, 28 को स्पेशल असेंबली सेशन हुआ पहलगाम के लिए 1 दिन का। उसके बाद मेरी हुआ, तो उन्होंने वो चिट्ठियां दोनों अपने बैग में डाली, और उसी समय वो कमरे से निकल गए। ही लेफ्ट फॉर श्रीनगर। मेरी लास्ट उनके साथ 1-to-1 मीटिंग हुई थी इस मसले में। तो मैंने बोला, मैंने उनके लिए 3 चिट्ठियां उनको दी थी, उन्होंने तीनों चिट्ठियां ली थी, जिसमें CBI का भी जिक्र था, उनको उनके नॉलेज में भी था। लेकिन अफसोस की बात यह है, लास्ट ईयर भी आप देखो श्रीनगर में पंथा जोग में एक बोट डूब गई थी। अगर ये हमने हर बोट वालों को, हर जो जहाँ पे वाटर बॉडीज है छोटी मोटी, जहाँ पे अगर हमने 200-200 रस्सी दी है, 10-10 के लिए लाइफ जैकेट दी है, 2-2, 3-3 लाइफ बॉय दी है, ये हमारे स्टोरों में बड़ी है। मैं कहता हूं इससे ही 50% सेफ्टी हो जाएगी। सिर्फ जलता है कि सिर्फ 2-2, 4-4 दिन की उनको ट्रेनिंग दिखाई जाए जो बोटों वालों को, तो काफी आता। मैं नहीं बोलता 100% सक्सेस मिलेगी, लेकिन 60-70% सक्सेस मिलेगी। आपके पास वो चीजें हैं, लेकिन कोई उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे, कोई ग्राउंड में नजर नहीं रखे, अपने स्टोरों में रखेगा। हाँ, रोप की प्रॉब्लम है,
रोप दो किस्म की होती है, एक फ्लोटिंग रोप होती है, दैट इज फ्लड रेस्क्यू, एक होती है स्टैटिक रोप। स्टैटिक रोप वो होती है जिसमें रेस्क्यू करना पड़ता है, बिल्डिंग से ऊपर आना पड़ता है। वो दे आर स्पेशलाइज्ड रोप है, बड़ी स्ट्रेंथन होती है इसमें। लेकिन ये एसडीआरएफ खुद इनसे खाली है। दोनों बिल्कुल खाली है। और जम्मू के लिए तो जम्मू में बोट की इतनी ज्यादा कमी है, कोई हिसाब नहीं। जनता को कुछ जब नहीं मिलता है, जनता के साथ नाइंसाफी होती है, वो प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर आते हैं, ये एसडीआरएफ क्या करे? एसडीआरएफ क्या करेगी? एसडीआरएफ बेचारे, अब मैंने सुना था पिछले कल एलजी साहब ने भी मीटिंग ली थी 6 बजे, चीफ सेक्रेटरी साहब ने या चीफ मिनिस्टर ने भी मीटिंग दी थी। देखो, चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं 17 सितंबर को सिविल सेक्टर में मिला, उन्होंने जीएडी के सेक्रेटरी को इसकी मार्क की, ठीक है मेरी बात। चीफ मिनिस्टर साहब को 29 अप्रैल 2025 में मिला, इसी मसले में मिला। अदरवाइज मेरा तो व्हाट इज माई इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट यही था कि जम्मू सेफ रहना चाहिए, ठीक है ना। अब जो चीखो चहाट हुई है, लोग रो रहे हैं, लोग धर उधर हो रहे हैं, मैं तो कहता इसलिए इमीडिएटली गवर्नमेंट को जो एसडीआरएफ का फंड है, मैंने बोला ना, मेरे को पता है फंड होता है, अभी आज चीफ मिनिस्टर जी पहले देना चाहिए था। दिस इज बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अ मॉनसून। व्हाई टुडे? आज के पेपर में आया। अब स्थिति ऐसी हो गई। देखो जी, हर चीज में ये लोग, आई फेल टू अंडरस्टैंड। कल एलजी साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, एलजी साहब ने 5 लाख रुपया दे दिए श्राइन बोर्ड से, क्योंकि वो चेयरमैन है उसके, लेकिन एसडीआरएफ तो अंडर चीफ मिनिस्टर आती है, उन्होंने वो भी कर दी। मतलब काम करके कोई राजी नहीं है। कोई मर गया, किसी को कोई परेशानी नहीं, शोर उठेगा, ज्यादा उठेगा 2 लाख दे देंगे, 4 लाख देंगे, 5 लाख, ज्यादा शोर उठेगा 10 लाख देंगे। यार हमें इन चीजों से, क्योंकि इस समय जब ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम बन गई है, जो कम से कम इस समय लगता है कि जम्मू कश्मीर का हेड कौन है। पहले तो हेड ही दो जो है आपस में नहीं तलाश पा रहे, हम में से आगे एक लीडरशिप होगी तो उसमें कमांड एंड कंट्रोल होगा, उसमें डायरेक्शन जाएगी। जब 2 बाप बनेंगे तो बेटा एक होगा, तो वो बोलेगा जो मैं किसको बोलूं। ये स्थिति इस समय सबसे बड़ी हो गई है। जो सफर कौन है? जम्मू कश्मीर के लोग, और स्पेशली इस समय जम्मू के लोग, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिवीजन, जो डोडा भद्रवाह में, मतलब मैं कह रहा हूं, मैंने हर कोई वीडियो देखा है, उस समय सिर्फ कोई अल्लाह अकबर कह रहा है, कोई बाबे वाली माता कह रहा है, कोई वैष्णो माता कह रहा है, कोई भगवान को याद कर रहा है। और इस समय उनके पास, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमें 0% कॉपरेशन मिलेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाकया करना चाहती है तो इमीडिएटली जो जम्मू में जो लोगों के घर हुए हैं, राजेंद्र नगर है, गुजर नगर में है, और जितने भी मतलब जानीपुर एरिया सारा, रूपनगर वाला, तो कम से कम एसडीआरएफ फंड से कम से इमीडिएटली इनको 1-1 लाख रुपए का रिलीज करना चाहिए विद इन 24 आवर्स में। देखो, उनके तो सारे सोर्स ऑफ जो थे, जो उन्होंने मेहनत की थी, किसी ने फ्रिज लगाया, किसी ने जो भी इलेक्ट्रॉनिक, वो जो गया, वो जो लोगों का नुकसान हुआ वो गया है। एक्टिविस्ट जा रहे, पॉलिटिशियंस जा रहे, फोटो खींच ले, बयान दे दिया। वो पॉलिटिशियन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो वो बेसिकली इस समय गवर्नमेंट में नहीं है, वो अपने वोट बैंक के लिए जा रहे हैं कि यार अगर नहीं जाओगे, इन लोगों ने हमें जिताया है, तो उनका बनता जाना है। वो फेस भी कर रहे हैं मतलब उनका जो गुस्सा फेस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस समय जितनी देर में मैं कहता हूँ एक लीडरशिप होगी, तो उसमें कमांड एंड कंट्रोल होगा और डायरेक्शन जाएगी, तो इमीडिएटली काम होगा। समझे ना? इस समय मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कम से कम। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, 1 अप्रैल से लेके 5 सितंबर में भी वार्निंग है। अब कितनी या कितनी ने वार्निंग तो बता रहा है, तो कम से कम अब पिछली गलतियों से इसका सबक ले ले, क्योंकि इस समय जो परसों में जो बाद में सारे सबसे बड़ा जो लाइमलाइट लेके वो ले गए आर्मी वाले, और वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि मैं अपनी नौकरी के दौरान मैं आर्मी के हेडक्वार्टर में गया था, मैंने उनका देखा रेस्क्यू का सिस्टम क्या है। उनको सिर्फ 5 मिनट चाहिए मूव करने के लिए, हर चीज उनकी गाड़ी में फिक्स है, इंक्लूडिंग बोर्ड फिक्स है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, इनका राशन फिक्स है। मतलब कोई चीज कठी वो करने की जरूरत रेडी है। मतलब सिर्फ उनको वो सिर्फ एक सिग्नल आएगा, वो बेल मारेंगे, लोग गाड़ियां अपनी वर्दी डाल के आ जाएंगे, मूव। तो हमें वो चीज अडॉप्ट करनी, लेकिन तभी करनी जो सीनियर अफसर है, जो हेडक्वार्टर है होम गार्ड का, ही डिड नथिंग। उसी का काम है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन उसी का काम है, ताकि जितनी देर लड़के बहुत अच्छे, मैंने इनसे काम लिया हुआ है, आप यकीन मानो ना, गर्व होता है ऐसे लड़कों से। जो आप जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि कुछ करे, बेहतर करे, और क्या नहीं करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कहेंगे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं यही बोलूंगा, प्राइम मिनिस्टर, आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर साहब को अपील करूंगा, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू से, उन्होंने इस समय चसोटी और सारा जम्मू का दर्द देखा। मतलब
एक तो ये बोलूंगा जनाब, जो हमने 2022 में अगस्त में 10 अगस्त को वो चिट्ठी पहुंची है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इसकी कंप्लेंट की, जिसकी कॉपी हमने डायरेक्टर सीबीआई को भी है, उसको कम से कम जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार यही बोलते हैं कि 0% करप्शन है, तो इसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। बड़ा दुख हो रहा है इस समय कहने का, क्योंकि सीबीआई जम्मू ने क्यों इसको एंटी करप्शन को भेज दिया, तो इसको करना चाहिए सो दैट जिससे ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ ली हुई है, तो कम से कम एसडीआरएफ को चलो हम मानते हैं तैयार नहीं है, कुछ फैसिलिटीज नहीं है उनको, तैयार नहीं किया गया उनको। एनडीआरएफ को भी कहां पर देखा गया? एनडीआरएफ भी तो अपना काम कर सकती थी। हाँ एनडीआरएफ, हाँ मैं ये कहता हूँ जो भी पैटर्न है ना, हमें एक एनडीआरएफ का लेना है और दूसरा लेना है हमारा आर्मी का। तो फिर एनडीआरएफ तो उतनी मुतारिक नहीं दिखी, वो तो अलग तरीके से इस सिचुएशन में काम कर सकती थी। आर्मी एनडीआरएफ का जो देखो, पहले एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का काम क्यों बनी, एनडीआर के पैटर्न में बनी, और इनका बेसिकली काम है ह्यूमन लाइफ। पहले ये समझा नहीं, कोई ढाबरी में बंदे फंसे हुए हैं, इनके पास ऐसी मशीनें हैं, ऐसा इक्विपमेंट है, वो उसको 50-100 मीटर एरिया में रेडियस में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब अफसोस की क्या बात हो रही, जो कोई इधर जम्मू में क्या हो रहा है, एसडीआरएफ को इस्तेमाल कर रहा है किसके लिए, कोई मेजॉरिटी अब तो जो 50% लॉ एंड ऑर्डर कर रही है, चाहे जम्मू वाली श्रीनगर में। फिर मेरे को बताओ एसडीआरएफ का काम क्या है कि 15 अगस्त की परेड में, एसडीआरएफ का काम क्या है कि मतलब 26 जनवरी की परेड। इवन मैं ये बोलूंगा आपके माध्यम से, अगर बाकी स्टेट गवर्नमेंट सीरियस है, अगर एसडीआरएफ को बनाना चाहती है आर्मी के पैटर्न के तहत या एनडीआरएफ के पैटर्न के, इसको पुलिस से हटाना चाहिए, इसको इंडिपेंडेंट कमांड देनी चाहिए, क्योंकि ये 60-70% तो लाइन ऑर्डर ड्यूटी करती है। तो एनडीआरएफ भी हमने नहीं देखी, मेरा सवाल ये था। एनडीआरएफ का सिस्टम बहुत अच्छा है। नहीं, सिस्टम अच्छा होगा, पर वो दिखी क्यों नहीं इस बार? उन्होंने देखो, उनके पास एक आधी कंपनी थी पहले, सुना मैं, अब पता नहीं एक आधी कंपनी हो रही है नहीं आई है, तो वो उन्होंने डोडा बेल्ट में रखा है उनको। तो अब बटालियन तो है नहीं यहाँ पे, एनडीआरएफ की बटालियन हो, पहले जो 2020 में नहीं थी यहाँ, उस समय नूरपुर में थी। उस समय जो तालाब तिलो में हैपनिंग हुई, जो 3 मंजिल बिल्डिंग हुई, तो नूरपुर से आई गई थी, कश्मीर में फिर इंस्टॉल हुई थी, एक कंपनी थी उस समय। लेकिन जम्मू वाले डिमांड नहीं देते, जम्मू की सुनवाई बड़ी कम है। तो ये अब देखो, ये सारी आंखें खुल गई, आई ओपनर हो गया सभी के लिए, ये मतलब रिकॉर्ड टूट गया। मैं बता तो रहा हूँ कि मतलब 24 घंटे में हमारे पूरे जम्मू डिवीजन में, मैं पूरे साल की जो बारिश की बात बताऊं, 1100 मिलीमीटर पड़ती है पूरे साल की, सिर्फ 24 घंटे में 1/3 बारिश एक दिन में जम्मू में पड़ गई है। मतलब एक दिन में 380 मिलीमीटर बारिश पड़ गई है, जो पूरे साल की 1/3 है। आप समझे मेरी? तो अब ये दिस इज ए वार्निंग, ये हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी मती बाद में जागरूक हुई है, जैसे हेल्थ वालों ने भी एडवाइजरी निकाली, जो जितनी भी एसेंशियल है ना, और इसके लिए एक बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। क्या पता लगना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट के पास क्या क्या है, तभी हम इस चीज को, अगर हमने जो होमवर्क किया होगा, और इसके लिए एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, वही ये डीसी ऑफिस में ही रखता है, इसको एक सेपरेट बने जिसमें सभी के जो रिलेटेड महकमे के ना कम से कम गस्टेड या नॉन गस्टेड अफसर होने चाहिए। ये इसी की एक वन ऑफ दी शाखा है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, उसमें स्टोर फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, जो आपको वहां पे सामान है ना, मतलब मेरी बात से उधमपुर में थोड़ा सा रखा है बनाया हुआ, लेकिन एफर्ट्स करने की बात है ना, और एफर्ट्स कौन करे, ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ही यही बोलूंगा, ये सारी चीजें पे देखना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक, बहरहाल सब कुछ गवर्नमेंट को देखना है, ये बात तो सही है, लेकिन जनता जब तक डिमांड नहीं रखेगी, जनता जब तक जानेगी नहीं, और जनता जब तक परखेगी नहीं, तब तक जो है वो गवर्नमेंट भी कुछ खास इकदामात नहीं उठाती है। ये जो इस बार सिचुएशन जम्मू कश्मीर में हुई है, इसने कई विभागों के जो है वो पोल खोल दिए हैं। बहरहाल जम्मू की स्थिति बहुत बुरी है, कश्मीर में भी बारिशों से नुकसान ज़रूर हुआ है, पर जम्मू का जो 24 घंटे के अंदर पीछे नुकसान हुआ, उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, प्रॉपर्टी का बहुत जगहों पर डैमेज हुआ है, और अब न जाने कितना समय लगेगा उसकी भरपाई में। फिर भी जो डिपार्टमेंट्स इस दौरान मुतारिक रहने चाहिए थे वो नहीं रहे, जिस स्थिति और जिस तर्ज और ताकत के साथ मुतारिक रहने चाहिए थे वो नहीं रहे, और
कुछ बेहतर और भी हो सकता था जो नहीं हुआ। शायद तैयारी नहीं थी और शायद जो पहले से पता था उसके लिए इंतजाम जो है वो नहीं किए गए थे। इसी सिलसिले में एक बड़ी और तवील बातचीत की हमने यहाँ पर रिटायर्ड डीएसपी एसडीआरएफ सुदर्शन मेहता जी से, जिन्होंने अपने भी एफर्ट्स बताए कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं जम्मू डिवीज़न के लिए, जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, और कहाँ कहाँ तक पहुँचे। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, जम्मू कश्मीर में फिर इन्होंने सीबीआई डायरेक्टर के पास भी कंप्लेंट दी है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू की आवाम की भलाई के लिए और जम्मू की आवाम का कुछ बेहतर हो सके। अभी फ़िलहाल जो है वो रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन इनकी स्ट्रगल जारी है। पर यह बातचीत सिर्फ आप तक ये बात पहुंचाने के लिए थी कि आप भी इस तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं, आप भी जान सकते हैं बिल्कुल डीएसपी साहब की तरह कि आपके लिए क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ आप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहेंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आखिर में स्टेट गवर्नमेंट से एक बार फिर से अपील रहेगी, शायद जम्मू कश्मीर को एक नए तर्ज पर तैयार करने की ज़रूरत है, उसमें देरी ना की जाए, इससे पहले कि नुकसान जो है वो एक्सेसिबल ना हो, हाथों से परे हो, जिसकी भरपाई फिर कभी भी ना हो। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।